वेलकम यू ऑल इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी यूपीएससी सीएससी पावर ऑफ पीवाईक्यू वीडियो एनालिसिस में। तो ये हमारा 2022 का आज हम 2022 का वीडियो एनालिसिस करेंगे ऑफ पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी सीएससी। इससे पहले हमने अपना 2020 का 2021 का हमने पूरा होलिस्टिक वे में कॉम्प्रिहेंसिव वे विद वैल्यू एडिशन हमने यूपीएससी सीएससी का पीवाईक्यू कंप्लीट किया है। तो ये हमारा 2022 का रहेगा। इसमें हाँ आज जैसे हम क्वेश्चंस को जैसे प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, हम पहले सेक्शंस देख रहे हैं कि क्या इकोनॉमिक की सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे वो पीवाईक्यू से रिलेटेड है और कैसे फ्यूचर में क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। तो इस क्लास में हम ये सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में हमें कोई नॉलेज नहीं हो, हम कैसे एलिमिनेशन ट्रिक लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं इन द एग्जाम हॉल सिनेरियो, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम करते भी जा रहे हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट से पूरा पेपर का पूरा फॉर्मेट लिया है और इसी के साथ हम मैंने हिंदी और इंग्लिश इसलिए रखा है ताकि इंग्लिश में कुछ समझ ना आए तो हम कैसे एग्जाम में हिंदी के थ्रू इंग्लिश को सॉल्व कर सके और एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से हमारा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बात हो रही है जितना भी हमने अभी 2 साल के क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व किए यूपीएससी सीएससी के, तो हमने देखा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का जो ये ऑप्शन फ्रेमिंग टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। कहाँ पर? जब ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है तब वो यूपीएससी एग्जामिनर, जब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी, यूपीएससी एग्जामिनर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एंड वर्ल्ड बैंक को बहुत ही वाइड लेवल पे यूज करते हैं। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस को जैसे ही हम देख रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं और ऑप्शंस कहाँ कहाँ यूज कर किए जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर टैम्पलेट, अगर मैं पर्टिकुलर टैम्पलेट की बात करूं कि टैम्पलेट से मेरा क्या लेना देना है, सी जैसे कि एक कोई हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई हमारा क्वेश्चन बनता है, तो उसमें सबसे पहले क्या कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ऐसे बहुत ही ज्यादा ऐसे वाइड लेवल पे ऐसे ऑप्शंस को यूज किए जाते हैं। एंड उसमें भी क्या होता है, इस वाइड लेवल में क्या होते हैं, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक मोस्ट ऑफ द आंसर नहीं होते क्वेश्चंस के, ठीक है। क्योंकि ये जो ज्यादा हमारी ये जो इंटरनेशनल वर्ड्स आ जाते हैं ना, इंटरनेशनल वर्ड्स ये एनजीओ को डोनेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वही होता है। तो इसमें पूछ रहा है रैपिड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमने 2021 में भी देखा था, एक क्वेश्चन में हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक यूज किया गया था, एक में वर्ल्ड बैंक यूज किया गया था, जिसमें से आंसर नहीं था। अगर हम वैसे टेम्पलेट को यूज करें, आपको अगर इसमें नॉलेज ना हो तो आप इन दोनों को एलिमिनेट पहले कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और नेशन डेवलपमेंट बैंक ऐसे कोई क्रेडिट नहीं ग्रांट करता। और वहीं पे बात हुई इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव की, तो यहाँ से फाइनेंस देख के लग सकता है कि है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत ही रैपिड फाइनेंस देता है, कैटास्ट्रॉफिक फाइनेंस देता है। हम बात भी करेंगे कौन कौन से फाइनेंस आईएमएफ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बहुत ही रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ड भी यूज किया गया है एंड रैपिड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी है। अगर इसमें हम वैल्यू एडिशन करें कि क्या क्या वैल्यू एडिशन इसमें हमारे हो सकते हैं, तो जैसे कि जो हमारा है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारे वर्ड हो गए, ठीक है। इसमें एक कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट रिलीफ ट्रस्ट की एक कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट रिलीफ फंड, एक ये इनकी एक फंडिंग होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उसी में आप ये दो ये ऐड कर लेना कि जब नेक्स्ट में जब फ्यूचर में कोई प्रोबेबिलिटी बने ऐसे क्वेश्चंस बनाने की, तो आपको पता हो कि रैपिड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इज अ पार्ट ऑफ द आईएमएफ, ठीक है। तो ये आप इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। फर्स्ट ऐड बैलेंस ऑफ पेमेंट को करता है टैकल, दूसरा हो जाएगा कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट रिलीफ फंड को ये टैकल करता है, ठीक है। आईएमएफ सस्टेनेबल ब्लू फाइनेंस को अगर हम देखें तो ये हमारा जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ऑफ फाइनेंस है, ये हमारा एक सस्टेनेबल ब्लू फाइनेंस को देखता है, ठीक है।
यहाँ पर हमारा एक ये वर्ड हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक ये इम्पैक्ट प्रोटोकॉल फॉर बैंक्स, यही हमारा एक दिखता है, इम्पैक्ट प्रोटोकॉल्स फॉर बैंक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने कितने सारे, ये हम एक हो गया, 1 2 और ये 3 में हमारा हो जाएगा नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, ठीक है। तो ये हमारे इतने हो जाएंगे। तो एक नेटवर्क ऑफ बैंकर्स, एक नेटवर्क ऑफ बैंकर्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरह इसको भी देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने कितने सारे वर्ड्स हमने यूज कर लिए, ठीक है। तो जैसे कि एक हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें हमारी बात तो हो गई कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होता है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को टैकल करते हैं, साथ ही साथ इनका कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट रिलीफ फंड ट्रस्ट भी है। और अगर वही हम यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव को देखें तो उसमें हमारा एक हो जाएगा सस्टेनेबल ब्लू फाइनेंस, एक हो जाएगा इम्पैक्ट प्रोटोकॉल फॉर बैंक्स, और एक हो जाएगा हमारा नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक और हो जाता है नेटवर्किंग फॉर बैंकर्स, ठीक है, ठीक है। एक हमारा ये हो जाता है। तो हमारे इसमें इसी में हमारे बहुत सारे वैल्यू एडिशंस आ गए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बात की कि ऐसे टैम्पलेट यूज करते हैं, तो अगर आपको नहीं पता कि ऐसे टैम्पलेट यूज किए जाते हैं जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, तो उसमें वर्ल्ड बैंक, IMF एंड ये एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही यूज होते हैं। तो आपको ये टैम्पलेट अब फ्यूचर में याद रखना है कि कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये टैम्पलेट लेके चलना है कि वर्ल्ड बैंक एंड हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक इज नॉट द आंसर। ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं होता है, और ज्यादातर क्वेश्चंस में हमारे हो जाते हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन रीड एंड नीड वाला। देखिए ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है। ये हमारा, तो यहाँ पर बात हो रही है नीड एंड रीड की, तो आपको नीड का मतलब पहले पता होना चाहिए। जैसे नीड की बात करें, ठीक है, तो नीड जो हमारा होता है, ये होता है हमारा ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। तो जैसे कि कोई वैल्यू ऑफ करेंसी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम रुपीज की बात करते हैं, हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है हमारी रुपीज है, अगेंस्ट वेटेड एवरेज ऑफ, तो हम बात करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात की, नीड का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू ऑफ करेंसी जिसकी हमारी रुपीज की वैल्यू है, ठीक है, और उसका क्या है अगेंस्ट, किसके किसके अगेंस्ट है, वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज। जैसे कि हमारे बास्केट ऑफ है, इसमें जैसे कि मैंने यूरो डाल दिया, डॉलर डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने युआन डाल दिया, तो ये जो इन सब सारी करेंसीज का वेटेड एवरेज होगा वो इसके वैल्यू ऑफ करेंसी का होगा, तो इसको ये नीर कहते हैं। और वही रीर क्या होगा, रीर होगा हमारा, रीर में क्या करना है, ये रीर में क्या करना है आपको, नीर प्लस इन्फ्लेशन डाल देना है। इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड होता है ये, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं, ठीक है। तो नीर क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, और उसी में हम क्या करते हैं, जब इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं वो हमारा रीर बन जाता है। तो ये आपको ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर हम बात करें रीढ़ की, तो ये हमने बात कर ली। जैसे कि हमारा, जैसे इसमें बात हो रही है कि हमारा जैसे नीर बढ़ता है तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है, ठीक है, हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है क्योंकि नीर इंडियन करेंसी बढ़ रही है एज कंपेरिजन टू अदर करेंसीज, ठीक है। तो ये हमारा एप्रिशिएशन ऑफ रुपीज हो जाता है। और यहीं पे जब हमारा नीर कम होता है तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन ऑफ रुपीज हो जाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है कि जैसे नीर बढ़ेगा एप्रिशिएशन, नीर डिक्रीज होगा डिप्रिशिएशन, तो ये हमारी हो जाती है। तो इसमें बात क्या हो रहा है, an increasing trend in the domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between need and real। अब देखिए समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या था, इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ बात हो रही है कि एक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है
relative to inflation in other countries is likely to cause increasing divergence. Divergence मतलब इन दोनों के बीच में कोई डाइवर्जेंस होगा, और हमें वैसे भी पता है कि इन दोनों में अंतर तो है। नीर में बस वैल्यू ऑफ करेंसीज होती है एज कम्पेयर टू द वेटेड एवरेज ऑफ अदर करेंसीज, और वही रीर में क्या होता है, उसमें इन्फ्लेशन हो जाता है। जब दोनों में ऑलरेडी डिफरेंसेस है, तो अगर इन्फ्लेशन होगा डोमेस्टिक में या अदर कंट्रीज में, तो इसमें तो डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा ना। तो ये वैसे भी हमारे कॉमन सेंस से ही हमारी बात करेक्ट होती है, तो 3 तो इज करेक्ट, ये हमारा वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब रीड इंडिकेट एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस। ठीक है, अब जैसे हमारा रीर बढ़ता है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये क्या, ये कॉम्पिटेटिवनेस को बताए, क्या ये ट्रेड कॉम्पिटेटिवनेस के लिए सही है जब हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे बिकम कॉस्टलियर, इंक्रीज का मतलब मेरा था एक्सपेंसिव, मतलब बिकम कॉस्टलियर, और यू कैन से और बिकम कॉस्टलियर। तो क्या हमारी कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट। जब हमारे एक्सपोर्ट बहुत ही महंगे हो जाएंगे, तो क्या हमारा कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ेगा इन द ट्रेड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड? नो। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, जैसे हमारा रील बढ़ता है हमारा एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द नीड इंडिकेट एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, मैंने आपको वैसे ही बताई है। सी यहाँ पर जो हमने यूज किया है, आपको इसमें से ये फॉर्मूला आपको अपने नोटबुक अपने इसी क्वेश्चन के सामने लिख देना, और ये फॉर्मूला, कि जैसे हमारा रील बढ़ता है हमारे एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाते हैं, आर एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सही है कि रील जैसे बढ़ता है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ मनी होता है। बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट था, आपको अगर रील और नीर नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सॉल्व करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। और हमने चर्चा भी कर ली है क्या नीर है क्या रीर है। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अगेन बैंकिंग से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, इसे 3 से पढ़ते हैं। इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर फॉल। यहाँ पर होता है ना फ्लाइट, कैपिटल फ्लाइट के आपने जैसे आप इकोनॉमी का फाउंडेशन करते हैं उसमें आप पढ़ते हैं बैंकिंग में कैपिटल फ्लाइट। जब यूएसए में उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत देखने को मिलता है। तो उससे क्या होता है, डॉलर्स, इंडिया में डॉलर्स बढ़ जाता है। तो जब कोई चीज बढ़ जाएगा तो उसको आरबीआई बैलेंस करने के लिए उसको ऑफकोर्स बाय करेगा ना। जब कोई चीज बढ़ जाएगी और जो और वही एज कंपैरिजन में कुछ चीज घटेगी, तो आरबीआई वो चीज को मार्केट में इंड्यूस करेगा। तो यहीं पे वही बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा डॉलर बढ़ गया बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट लो हो गया, इंटरेस्ट रेट हमारा यूएसए और यूरोप में लो हुआ, उससे क्या हुआ, हमारा इंडिया में एफडीआई देखने को मिला, जिससे क्या हुआ, डॉलर्स का सप्लाई इंक्रीज हो गया। अब उसी को बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, डॉलर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए। तो ये हमारा करेक्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें। इफ द रुपीज इज रेपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ठीक है, अब ये बात हमारी हो गई। यहाँ पर पढ़ते हैं, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारे मनी है मार्केट में। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जो पीपल के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसे क्या करेगा, आरबीआई इनसे खरीद लेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमारा सिक्योरिटीज है, उनको क्या करेगा, मनी दे देगा। तो आपको नहीं लग रहा जब मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई हाई है, तो गवर्नमेंट क्यों उनसे आरबीआई क्यों उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके मनी सप्लाई और हाई कर देगा। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा ताकि इनसे ये पैसा, उनका जो मनी है उनको एब्जॉर्ब कर ले आरबीआई। तो यहाँ पर बाय नहीं, यहाँ पर सेल होगा, तभी तो पैसा जो एक्सेसिव पैसा है इन द मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो ये हमारा वैसे भी इनकरेक्ट हुआ, जैसे 1 इनकरेक्ट हुआ हमारा आंसर आ गया 2 और 3, और हमें पता था 3 इज करेक्ट। तो ये हमारा 4 कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का। अभी स्टार्टिंग के हम 10 क्वेश्चन इकोनॉमी पे ही रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बात हो रही है, इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल
डेप्थ का, ठीक है। पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। G20 का है, G20 का मोटो भी यही होता है कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज है, जो इन द फील्ड ऑफ डेवलपिंग है, उनको बेसिकली उन्हीं को सस्टेन करने के लिए डेप्थ दिए जाते हैं। लो इनकम कंट्रीज यू कैन से। तो G20 का मोटो ही है, और इसी से थोड़ा बहुत लिंक भी लग रहा है और पॉजिटिव कॉनोटेशन भी दे रहा है, तो इट कैन बी ट्रू। इट इज an initiative endorsed by G20 together with Paris Club। यहाँ पर फैक्ट हो गया, लेकिन ये फैक्ट एंडोर्स वर्ड है ना, जो एक स्लाइटली पॉजिटिव टर्म देता है। एंडोर्स करना कोई बड़ा थिंग नहीं होता। अगर आपको एंडोर्स का मतलब नहीं पता, तो हम जैसे कि इसको हिंदी में जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? ये है G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। मतलब इन दोनों को, ये दोनों मिलके ये पहल कर रहे हैं, इनिशिएटिव है ये इनका, कि वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में अनसस्टेनेबल डेथ को टैकल करेंगे। तो ये जब ये मिलके कोई काम कर रहे हैं, इनका ये पहल है, तो हो सकता है पेरिस क्लब एंड G20 साथ मिलके काम कर रहे हो, ठीक है। और ये पॉजिटिव कॉन्टेशन भी दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, प्लस उसके साथ कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाती है, तो बेसिकली वो पॉजिटिवली करेक्ट माना जाता है। तो हमारा आंसर जाएगा बी, 1 and 2 इज बोथ इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके 5। अब यहाँ पर बोल इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इस इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड मतलब, जैसे की बात हो रही है, पहले हम बात करते हैं बॉन्ड की। जिसकी कोई बॉन्ड होता है, बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड में आपने पढ़ा ही होगा, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड मतलब इन्फ्लेशन इंड्यूस बॉन्ड, आप ये कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड। मतलब आपकी बॉन्ड है और कोई इन्फ्लेशन आपका उसी मार्केट में हाई एंड लो हो रहा है, तो उसी के आधार पर आपके बॉन्ड की कीमत भी हाई एंड लो होगी इन्फ्लेशन के आधार पर। जिसकी हम बात करते हैं कि सैलरीज भी इन्फ्लेशन इंड्यूस सैलरीज होनी चाहिए। सैलरी मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ती और घटनी चाहिए, ताकि हम उस मार्केट की डिमांड को टैकल कर सकें, ठीक है। तो यही बात हो रही है कि द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन इन आर नॉट टैक्सेबल। अब देखिए, सेम आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 2023 में, जब हम क्वेश्चन करेंगे CSC का, इसी में बात होती है कि सरफसाई के जो डिविडेंड होते हैं वो नॉट टैक्सेबल होते हैं, इज नॉट नॉन टैक्सेबल होते हैं। ऐसे क्वेश्चन फिर से देखिए, इसी क्वेश्चन तो सेम नहीं है, लेकिन टैबलेट सेम हो रहा है कि कैसे वो बोलते हैं कि सरफेसाइज के जो डिविडेंड होते हैं वो नॉन टैक्सेबल होते हैं, और सेम ही क्या बोल रहे हैं, जो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन होता है हमारा ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स पे, वो नॉन टैक्सेबल होता है। सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। और आपको लग रहा है कि इंडिया में ऐसी कोई चीज होगी, बॉन्ड पे तो वैसे भी टैक्स लिया जाता है, उसके इंटरेस्ट पे लिया जाता है, राइट, उसके गेन्स पे लिया जाता है। तो ये नॉन टैक्सेबल बहुत ही ऐसे प्रेगमेटिक कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ये यूटोपियन थिंग लग रहा है, आदर्शवादी काइंड ऑफ थिंग लग रहा है, जो कि प्रेगमेटिक नहीं है, रियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए सुटेबल नहीं है। तो जैसे ही हमने 3 को इनकरेक्ट माना, हमें पता चल गया 1 and 2 इज करेक्ट। लेट्स रीड द 1 and 2 वाला पार्ट। Government can reduce the coupon rate on its borrowing by the way of course government can reduce, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर तो है कि वो reduce and increase कर सकती है। IIBs provide protection to the investor for uncertainty regarding inflation। इन्फ्लेशन इंडेक्स है, तो of course इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग कुछ काम कर रही होंगी, तभी उनका नाम ऐसे दिया हुआ है। तो 1 and 2 इज करेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फॉरेन ऑन ई कॉमर्स, ठीक है। जैसे कि ई कॉमर्स में आप पढ़ते हैं, इकोनॉमी का 4 कॉन्सेप्ट है। एक तो मार्केट बेस्ड होता है, एक इन्वेंट्री बेस्ड होता है, ठीक है। मार्केट बेस्ड में क्या होता है, अपने गुड्स को आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है। और इन्वेंट्री बेस्ड होता है कि आपका आपका प्रोडक्ट, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है और साथ साथ आपका मार्केट प्लेस भी है। तो वही बात हो रही है। In India, which of the following is correct? They can sell their own goods in the addition to offering their platform as marketplace। कह रही जैसे कि फ्लिपकार्ट ने, उनका कोई मार्केट प्लेस है, फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, तो फ्लिपकार्ट की ऐप है, अपनी खुद की ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, तो कह रहे फ्लिपकार्ट वाले ही अपना अपना सामान अपनी ही दुकान पर बेच सकते हैं। एक ये बात हो रही है। दूसरी बात हो रही है, द डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। बात हो रही लिमिटेड, एक पॉजिटिव वर्ड ही लग रहा है कि बेसिकली स्मॉल स्मॉल
रिटेलर्स को, स्मॉल सेलर्स को प्रोटेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू द बिग कंपनीज, बट ऐसा नहीं है. The degree to which they can own big sellers on their platform is limited. ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है. और वो अपने, जैसे कि फ्लिपकार्ट अपने ही सामान को अपनी दुकान पे नहीं बेच सकते. ऐसे क्या होगा ना, इंटरेस्ट, डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ताकि वो अपने ही सामान को अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा शो कर रहा हो, बाकी कंपेरिजन टू अदर सेलर्स. तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी. वैसे जब ये आंसर की नहीं आई थी, उस समय सबको लग रहा था कि ये स्टेटमेंट सही है, बट यू ऑल नो दैट कि यूपीएससी वर्डिक्ट देता है, तो हमें इसके साथ जाना है, उसको हमें रॉन्ग मानना है. नेक्स्ट बार ऐसा क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन में आए तो आप इसको रॉन्ग लेके ही चलना. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following activities constitute real sector in the economy? अब रियल सेक्टर होता है, एक फाइनेंशियल सेक्टर होता है, रियल सेक्टर होता है. रियल सेक्टर का मतलब है कि बेसिकली इकोनॉमी के आउटपुट और जीडीपी में ग्रोथ लाए. ठीक है, इकोनॉमी के आउटपुट एंड जीडीपी में ग्रोथ लाए. अब फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ऑफ कोर्स ये हमें किसी एक ना दूसरे वे में हमें जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगा हमारे रियल सेक्टर में. टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रो कॉटन इनटू फैब्रिक्स. कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग, ये फाइनेंशियल से रिलेटेड आ गया, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर से. कॉर्पोरेट बॉन्डिंग इश्यू रुपीज, अगेन फाइनेंशियल सेक्टर से आ गया. तो ये हमारे दो फाइनेंशियल सेक्टर से, तो हमारे दो बचे 1 and 2 ओनली. वैसे ऐसे में लगता है कि ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, बट यहाँ पर रियल सेक्टर की बात की गई थी, ना कि फाइनेंशियल सेक्टर की. ये बहुत ही ईजी है, सारे कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी है. ये देखते हैं. सिचुएशन दैट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स often talked about in India, media recently with reference to the India. ठीक है, डी से पढ़ते हैं. A foreign company transfer shares and such shares drive their substantial value from asset located in India. Transfer, indirect transfer refer to India. ऐसे कुछ लग रहा है ना कि इंडिया से रिफर कोई इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है without coming into the eyes of the Indian government. An Indian company purchases tangible asset in a foreign country and sells such asset after their value increases and transfer the proceed to India. तो ये क्या indirect transfer होगा या direct transfer होगा? A foreign company investing in India paying taxes to countries of its base on the profit arising out of its investment. Indian company investing in foreign enterprises and paying taxes to the foreign countries on the profit arising out of investment. तो बेसिकली इसका मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा डी, जिसमें क्या होगा, फॉरेन कंपनी ट्रांसफर करेगी अपने शेयर्स को, हैंस शेयर ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया. इंडिया में इनके एसेट लोकेटेड है और उसी से अपने ही वैल्यू को ट्रांसफर कर देगी अपने शेयर्स को, तो वही हो जाएगा इनडायरेक्ट ट्रांसफर. क्वेश्चन नंबर 9. तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 पे थे हम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्वायरिंग ऑफ कोर्स कैपिटल बेसिकली वही होता है जो आपको फ्यूचर में गेन कर रहा हो. अभी आप इन्वेस्टमेंट करें लेकिन आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर में गेन कर रहा हो, तो ये हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा. ठीक है, वही बात हो रही है, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब डेप्थ की बात हो रही है, कैपिटल है, क्या है हमारा डेप्थ कहीं फ्यूचर लॉन्ग टर्म में काम करेगा? नहीं, तो यहीं से हमारा ये गलत हो जाएगा. आगे बढ़ते, इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब इक्विटी फाइनेंसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है,
या आपका रेवेन्यू रिसीट है, या आपका कैपिटल रिसीट है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इससे हमें लेना देना वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि दैट फाइनेंसिंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे इट इज रिलेटेड टू इट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू थिंग, ठीक है। तो हमारा ये बी गलत हो जाएगा, तो आंसर है ए, ओनली वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर स्वैप भी किया गया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो दैट फाइनेंसिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड इक्विटी फाइनेंसिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफर टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंस सेविंग गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरिंग, ऑफ कोर्स बहुत प्लेन सिंपल स्टेटमेंट है कि जो भी हमारे हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सेविंग्स होती है वो गवर्नमेंट बोरिंग्स में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर सेविंग्स में आप पीएफ का भी देख सकते हैं, पीएफ में भी जो हम सेविंग्स करते हैं, एलआईसी में जो हम सेविंग्स करते हैं, हम बैंक्स में जो अपने सेविंग्स अकाउंट में सेविंग्स करते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट में अपनी जो सेविंग्स करते हैं, सारी बेसिकली गवर्नमेंट बोरो करती है जब पैसा आरबीआई से, कोई बैंक से, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी एक तरह से बोरिंग में ही जाती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्लेन पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है और इसमें कोई बड़ा नहीं है कुछ। Dated securities issued at the market-related rates in auction form a large component of internal debt. सी हमें नहीं पता, लेकिन ये जो यहाँ पर जो ये वर्ड दिया गया लार्ज कंपोनेंट, यहाँ पर एज सच कोई डाटा नहीं दिया गया कि इतने परसेंट 50% ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज आर द लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। ऐसा नहीं बोला कि लार्जेस्ट कंपोनेंट है या लोएस्ट कंपोनेंट है, लार्ज कंपोनेंट की बात की गई है। 50 से प्लस भी हो सकता है, 50 से लो भी हो सकता है, प्लेन सिंपल स्टेटमेंट, तो ऐसे में आपको ये दोनों करेक्ट लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेंट ऑफ फंड। ऑफ कोर्स पावर के पास, पावर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, तो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो यहाँ पर 4 इज करेक्ट, तो 4 किस किस में, इन दोनों में 4 है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए कैच वर्ड, you can say trapping word, defines सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। आपको लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतने पन्ने हैं कि आपको वो सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट को बताएगा। ये इनका जो सिविल कंटेम्प्ट है एंड जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, इनका अलग ही कंटेम्प्ट एक्ट में होता है, ठीक है। तो इट इज इनकरेक्ट, जैसे हमारा C3 इनकरेक्ट हुआ तो हमारा आंसर हो गया बी, 1, 2 and 4 इज करेक्ट। देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेंट ऑफ देमसेल्व्स। देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला अभी ईपीएफओ में भी यूज किया गया था, घुमा के, ईपीएफओ के 2025 के एग्जाम में, ठीक है, घुमा के इसको यूज किया गया। तो आपको ये वाला स्टेटमेंट याद कर लेना है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन पनिश देमसेल्व्स फॉर द कंटेंट ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये आपको ले लेना है। और यहाँ पे देखिए, अब मैं क्यों कहती हूँ कि आपको नीचे से पढ़ना है, क्योंकि जैसे आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम फिर से करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट से पढ़ा, क्या लिखा है, pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. See, full data, no idea कि it is correct or not. तो ऐसे में हम मानेंगे कि it is wrong, ठीक है। और जैसे ही हम इसको wrong मानेंगे तो हमारा राइट आंसर ही एलिमिनेट हो जाएगा, हम ब्लाइंडली एलिमिनेट कर देंगे राइट ऑप्शन को, और हम यहाँ पर ट्रैप नहीं देखेंगे। और वैसे ही हमें नहीं पता करेक्ट है कि नहीं, इसलिए मैंने नीचे से पढ़ा, मुझे पता चल गया पार्लियामेंट हैव द पावर, पार्लियामेंट हैव द लार्ज पावर, ठीक है, ये कुछ ना कुछ वो बना ही लेती है लॉज में। तो 4 करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे कुछ डिफाइन नहीं करती है, उनका वैसे भी लिमिटेड पेज है, ठीक है। तो 3 इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1, 2 एंड 4, 1, 2 का 4, ठीक है। ये हमारा स्टार स्टेटमेंट है, आपको ये याद कर लेना है। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड दिस, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा बने एच आर सांग्याल की कोई कमेटी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पास किया था 1971 में, तो आपको उसको करेक्ट मानना है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारा उसी से रिलेटेड है, ठीक है। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ एडवोकेट, बट ट्रांजिशन दे दिया है, कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एट एडवोकेट्स। व्हाई? 3-4 और दे देते हैं ना। एडवोकेट्स मतलब बेसिकली वो होते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में
रजिस्टर्ड होते हैं और जो प्रैक्टिस कर सकते हैं इन द कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा गया है कि कॉर्पोरेट लॉयर्स नहीं कर सकते? ऑफकोर्स देयर इज अ लार्ज बिग फार्म्स जिसके अपने पर्सनल कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं जो कि इतनी बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं, तो क्या वो एडवोकेट्स नहीं होते? आपको ऐसे माइंडसेट से लेके चलना था। दिस इज इनकरेक्ट। Bar Council have the power to lay down the rules relating to the legal education and recognition of the law colleges. Of course, Bar Council के पास power है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा 2 is correct. 2 is correct. हमारा है 313 वाला. Let's read. A constitution amendment which must be passed by both the Lok Sabhas and the Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision of joint sitting. ठीक है, यहाँ पर कौन से कैचिंग वर्ड थे? स्पेशल मेजोरिटी, बोथ, ठीक है, मस्ट बी एंड जॉइंट सिटिंग. तो इट इज करेक्ट. हमें पता है कि हमारे आर्टिकल 108 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. अब आप उसको कैसे याद करेंगे? 108 को आप उल्टा कर दीजिए, तो ये 2 बन गया ना. एक हो जाएगा लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके बीच में गैप है, तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ से आप ऐसे 108 is related to the joint sitting. So it is correct. So 3 is correct and A is eliminated. When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his assent. Of course, it is correct. It is coming from the 24th Constitution Amendment Act. ये obligatory बना दिया गया था, ठीक है. So it is correct. Let's move to next. A bill amending the constitution require prior recommendation of President of India. ऐसा कुछ नहीं है. There is no prior recommendation की बात की गई. ये just a fact है. लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट उठाया गया है, तभी आपको पॉलिटी के लिए सिर्फ एंड सिर्फ लक्ष्मीकांत यूज करना चाहिए. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के द रियल वर्ड्स के लिए आपको बेयर एक्ट भी उठा लीजिए, ताकि आपको रियल वर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल्स पता चल जाए. तो ये हमारा 1 is incorrect, तो related to 2 and 3 is correct. आंसर जाएगा हमारा बी. इसमें मैंने आपको बता दिया 108 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, और 108 आर्टिकल है जो कि जॉइंट सिटिंग को बताता है. एंड यहाँ पर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि प्रेसिडेंट के असेंट को ऑब्लिगेटरी बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिस्टर इनटू 4 रैंक: कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ, डिप्यूटी मिनिस्टर. 3-4 और डाल देते, कैबिनेट सेक्रेटरीट भी डाल देते. तो यहाँ पर देखिए, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास इतना फालतू पेज नहीं है कि वो सबको बताए. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईच एंड एवरी डिटेल्स को बताता तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसको एलिफेंटा साइज को बोलते हैं, वैसे 4 वॉल्यूम्स अलग निकल जाते. ठीक है, तो इट इज इनकरेक्ट. It is just a British Parliamentary Convention. British Parliamentary Convention में इसको यूज किया जाता है. It is not is into the Constitution of India में convention. ठीक है. The total number of ministers in the Union government, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members in the लोकसभा. अब इसकी कहानी आपको कहाँ पता चलेगी? इसकी कहानी आपको 11th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी की पॉलिटी की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके, वहां पर डायरेक्ट ऐसे बॉक्स में मेंशन है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये प्रोविजन लाया गया था. 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये प्रोविजन लाया गया था. तो आंसर हमारा बी. बी इज करेक्ट. यहाँ से ये इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस होते हैं, इट इज हाईली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉन नेगोशिएबल. The boxes of each and every NCERT book which is related to your GS main papers, it is non-negotiable. You have to do it anyhow. ठीक है. तो ये हमारा 15 क्वेश्चन हो जाएगा. Which of the following exclusive power of लोकसभा? बेसिकली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि वो बस लोकसभा का ही पावर हो. इट इज नथिंग टू रिलेटेड विद द राज्यसभा. ठीक है. देखते. टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इम्पीचमेंट के लिए आपको पता है कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए दोनों का होना जरूरी है, राज्यसभा एंड लोकसभा का. एंड टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. हमने आपको पढ़ा है नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंस इमरजेंसी हो. ठीक है. इन सारे इमरजेंसीज पे जैसे हमारे आर्टिकल
पावर में ही मेंशन है, सारे विषय में जब लोकसभा नहीं होता सेशन में तो बेसिकली राज्यसभा से ही ये जो मेरिट का प्रोविजन है इसको एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो ये इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे देखिए टू पास अ मोशन टू द नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में ही बैठते हैं, जो कि आर्टिकल 75th आर्टिकल में मेंशन है। तो इट इज ओनली रिलेटेड टू टू पार्ट एंड one agrees incorrect because there is the involvement of Rajya Sabha and it is not the exclusive power of the Lok Sabha. क्वेश्चन 16 में देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ से आपको दो चीजें याद आ जानी चाहिए कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था और ये इसका 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। ठीक है, कैसे सारे शेड्यूल्स याद होंगे, जिसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी ना, द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो उससे आपको सारे शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, यू कैन वॉच इट, तो आपको क्लास में सारे शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन है, इसमें एंटी डिफेक्शन के एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, तो ये हमें अभी हम देख लेंगे एक्सेप्शन, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था एंड 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। ठीक है, the law specified that a nominated legislator can't join any political party within 6 months of being appointed to the house। ठीक है, अब ये देखिए इसमें हमारा कैच कहां पर है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है और यू कैन से नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स हैं, उनको एग्री किया गया है कि उनको विद इन 6 मंथ में आपको अपॉइंटेड होना है हाउस में, विद इन 6 मंथ। ये किसके लिए नहीं है, यहाँ पर नॉमिनेटेड के बदले इंडिपेंडेंट आ जाता, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर, तो ये करेक्ट हो जाता, कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर कांट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। ठीक है, बट नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर हैव टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये इससे क्या हो गया हमारा, ये इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पर बस ये इंडिपेंडेंट हो जाता, तो ये हमारा स्टेटमेंट पूरा करेक्ट हो जाता। ठीक है, बट इट इज रिलेटेड टू नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर, तो इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना होता है विद इन 6 मंथ, बट इंडिपेंडेंट जो क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, दे डोंट हैव टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद 6 मंथ, दे आर ओनली एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide and defection case. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide any defection case. It is correct, क्योंकि ऐसी बात भी हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप अब मुझे बताइए इसमें एक्सेप्शन क्या है कि कब नहीं माना जाएगा कि एंटी डिफेक्शन है। इसके दो एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन और दूसरा एक्सेप्शन अंडर 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड यू कैन से 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए इसमें दो एक्सेप्शन है, तब तक जब ना माना जाए कि आप डिफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, पहला एक्सेप्शन है कि टू थर्ड मेंबर ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट एंड मर्ज टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो ये डिफेक्शन नहीं कहलाया जाएगा। 2/3 ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स split and merge to different political party, it is not defined as a you can say defection। ठीक है, और स्पीकर का भी वही है, अगर स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता है तो डिफेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनको फ्री एंड फेयर तरीके से अपने चेयर के ऊपर काम करने के लिए छोड़ना जरूरी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यूएसए में कन्वेंशन भी है कि जब कोई स्पीकर जब बनते हैं तो उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी होती है, बट इंडिया में ऐसा कोई भी कन्वेंशन नहीं है। बट इसमें क्या है, अगर स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़े तो वो डिफेक्शन के अंदर काउंट नहीं होगा। तो इट इज दीज टू आर द एक्सेप्शंस ऑफ अंडर आर्टिकल यू कैन से 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 10th शेड्यूल है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो दीज टू आर द एक्सेप्शंस ऑफ एंटी डिफेक्शन। If 2/3 members of any political party split and merge to different political parties, it is not defined as an anti-defection law. And same speaker, if speaker wants to withdraw from his political party, it can't be declared as an anti-defection law। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, तो B is correct।
देखिए आपको इसी में कितना ज्यादा वैल्यू एडिशन मिल रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका सारा कंफ्यूजन, और आपको पॉलिटिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी लक्ष्मीकांत फॉर टू टेकल दिस क्वेश्चन। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सी सबको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस काइंड ऑफ द सेंट्रल लेवल में आते हैं, और पार्लियामेंट जैसे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में आता है। तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो है कि वो मीटिंग में बैठ सकते हैं, बट उनका वोट नहीं हो सकता। ही कैन स्पीक बट इट कांट बी वो ही कांट वोट। तो यहाँ पर बस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इट इज नॉट रिलेटेड टू द एनी सेंट्रल पोजिशन, इज कम अंडर द यू कैन से स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और वो कांट बी सीट इन द पार्लियामेंट। यहीं से आप आइडिया लगा सकते थे। तो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज सॉलिसिटर जनरल नहीं बैठते हैं मीटिंग में, ओनली अटॉर्नी जनरल इज एलिजिबल टू वोट सिट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगेन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूज किया गया है अगेन द ट्रैप वर्ड। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हिम टू रिजाइन। बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर काम करता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर काम करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और जब बात होती है, ठीक है, तो इसमें ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर काम करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट हट जाता तो ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट था। ठीक है। बट ये स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इट इज इनकरेक्ट। ठीक है। तो जैसे ये इनकरेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट तो आंसर हो गया नीदर 1 एंड 2। ठीक है। और इस पर अगर बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका सेम, अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जज होने के एलिजिबल होने चाहिए, और इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जज से लिंक्ड है। ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। अगेन ये हमारे रिट्स से रिलेटेड है, मैंडम सिक्योरिटी इक्विवेलेंट एंड प्रोविजन, तो वहीं पे बात है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशन टू द मूव टू कोर्ट टू ऑब्टेन हिज रिट ऑफ क्यू वारंटो। ठीक है। पब्लिक माइंडेड पर्सन की बात हो रही है। मैंडम विल नॉट बी लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है। मैंडम विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। अब ये देखिए 2 1 एंड 2 को साथ में देखिए। ठीक है। तो जो ये क्यू वारंटो है, जो ऑन द वर्ड वारंट, क्यू वारंटो का मतलब है कि ऑन यू कैन से ऑन द पब्लिक ऑफिस पे आपको किसने क्लेम किया है, ऑन द व्हाट क्लेम यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस। तो यहाँ पर बेसिकली पब्लिक माइंडेड पर्सन को ही लेते हैं, तो 3 इज करेक्ट। ये एलिमिनेट हो गया। मैंडेटरीज विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैंडेटरीज विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। और सेकंड फर्स्ट क्या बोल रहा है, मैंडेटरीज विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। तो ये हमारे सारे सही है 1 2 एंड 3। तो बेसिकली आपको जो अगर इसको आपको पढ़ना है रिट्स का पूरा, जो कि आपको आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, आर्टिकल 32 में मिलेगा, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, तो बाय द आर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। तो ये आप 11th क्लास की एनसीईआरटी की है, द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उससे आप पढ़ सकते हैं। रिट के बारे में पूरी इसमें जानकारी दी गई है। 18 हो गया। 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। With reference to the Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statement. Private and public hospital must adopt it. देखिए आपको ऐसे अम्ब्रेला फ्लैगशिप हेल्थ केयर के कोई आप ऐसे मिशन ला रहे हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि प्राइवेट एंटिटीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करेगी। इट इज काइंड ऑफ अ विलिंगली वॉलंटरी बेसिस पे ये लाया जाता है। गवर्नमेंट वी कैन से दैट कि पब्लिक हॉस्पिटल कैन अडॉप्ट इट, बट प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वैसे भी ये इट इज काइंड ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉफिट। तो वो क्यों करेगी, ये वॉलंटरी बेसिस होगा तभी वो पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मस्ट अडॉप्टेड थोड़ा यहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड हो गया फॉर द प्राइवेट एंटिटीज के लिए। ठीक है। As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should part of it. Ultimately, every citizen of India की बात हो रही है,
इट इज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ये बात हो रही है आयुष्मान भारत से अम्ब्रेला फ्लैगशिप मिशन है फॉर द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए, सेक्टर्स के लिए। तो थ्री इज करेक्ट एंड वन इज इनकरेक्ट। जैसे वन इज इनकरेक्ट एंड थ्री इज करेक्ट, तो हमारा ये थ्री इज करेक्ट। हमें नहीं पता कि टू इज करेक्ट और नॉट, बट अल्टीमेटली एवरी सिटीजन था तो वैसे भी वो इनकरेक्ट जाना ही था। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ओनली थ्री इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, with reference to deputy speaker of the Lok Sabha, ठीक है, that's the following statement. The well-established parliamentary practice regarding the appointment of the deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. Seconded by the prime minister and moved by the speaker की बात हो रही है, ठीक है, देखते हैं. The deputy speaker had the same power of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against his ruling, ठीक है. Of course, जब पता है speaker is not in his position, the deputy speaker एक्सरसाइज हिज पावर एज अ स्पीकर. तो जब वो स्पीकर की पावर एक्सरसाइज करेगी तो उसके सारे जो भी स्पीकर से जितने भी यू कैन से एडवांटेजेस होंगे, बेनिफिट्स होंगे, पर्क्स एंड एमिनिटीज होंगे, वो सब उनको मिलेंगी. तो इट इज करेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोक सभा shall from either the principal opposition party or the ruling party. Mandatory provisions, आपको लग रहा है as such constitution में कोई mandatory provisions है? It can be a convention but is not a mandatory provision. As per the rule of procedure and conduct of the business in the Lok Sabha, the election of the deputy speaker shall be held on the such that at the speaker may fix. तो जब स्पीकर की कोई पोजीशन पे बात हो रही है तो ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट. यहाँ पर ये कैसा था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है लक्ष्मीकांत में कि ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेकेंडेड होगा. यहाँ पर उनके लोकसभा में अलग ही अपने यू कैन से देयर इज अलग ग्रुप ऑफ डिप्यूटी स्पीकर जहाँ से वो चुने जाते हैं. वहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई सेकेंडेड रूल नहीं होता. तो 4 को हम एलिमिनेट करते हैं. हमें पता है 3 इज करेक्ट, क्योंकि जब उनका पोजिशन होल्ड करेंगे तो उन्हीं की पावर्स उनको मिलेगी. एंड मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, इट इज अ कन्वेंशन पे चलता है ये, ठीक है. तो 2 इज इनकरेक्ट. आंसर हो गया हमारा 1 इज 3 इज करेक्ट एंड 1 इज करेक्ट. और यहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर पूरा रूल्स पूरा एक्ट की बात की गई थी, ऐसे नहीं लिखा था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर होता तब ये इनकरेक्ट हो जाता. बट यहाँ पर ऑलरेडी बात हो गई कि रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग एज पर द. तो यहाँ पर डिपोजिट सेल्फ जब स्पीकर बोलेंगे तब उनकी इलेक्शन होगी. तो यहाँ से आप ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसमें भर भर के आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है. आपको ये सारे बेसिकली हो सके तो आप सारे इसके ऑप्शंस को याद कर लेना और सर ये भी कर ले, उसके करेक्ट वर्जन को भी याद कर लेना. करेक्ट वर्जन ये होगा कि सेकेंडेड बाय नहीं होता प्राइम मिनिस्टर, इट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड टू दिस स्टेटमेंट. तो इसलिए हमारा 4 एलिमिनेट हो गया था एंड 3 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट एंड 1 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट. तो हमें यहाँ पर 2 पे ही ध्यान देना था. तो 2 पे ध्यान दिया तो मैंडेटरी प्रोविजन लिखे गए थे, ठीक है. अपोजिशन पार्टी होगी और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे कुछ माइनर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं दिए जाते हैं. तो ये कन्वेंशन हो जाएगा ये, ठीक है. और यहाँ पर तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात से कि इट इज करेक्ट एंड बिकॉज इफ 2 इज इनकरेक्ट एंड 4 इज इनकरेक्ट तो इट इज ऑब्वियस दैट 1 एंड 3 इज करेक्ट. यहाँ पर ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई. तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा साइड से यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हमें मजा आएगा थोड़ा करने में. यहाँ से हमारा यू कैन से पूरा ज्योग्राफी बेस्ड और इन्वायरमेंट इकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड. तो यहाँ पर हमने 2 सेक्शन कर लिए हैं, इकोनॉमी बेस्ड एंड पॉलिटी बेस्ड. पॉलिटी में आपने देखिए 10 क्वेश्चन आए, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 20 मार्क्स एंड पॉलिटी से देखिए 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 20 मार्क्स. तो अगर आपकी 10 क्वेश्चन भी सही होंगे तो आपको 40 मार्क्स आपके नेट पॉजिटिव हाथ में आ जाएंगे. तो बेसिकली आपको इकोनॉमी एंड पॉलिटी पे बहुत ध्यान से चल रहा है, एग्जाम्स आने वाले हैं. प्लीज काइंडली रिवाइज करिए अपनी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को एंड पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को. So thank you everyone for watching this session and stay tuned for our continuation of this series because it is going to be a mind blowing series and आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि हम इसमें ऑप्शंस को भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हैं. यहाँ पर हम जो ऑप्शंस क्लबिंग की टेक्निक्स होती हैं, कैसे ऑप्शंस से टेम्पलेट बनाती है यूपीएससी के एग्जामिनर्स, उसको भी हम डिकोड कर रहे हैं. So thank you everyone for watching this and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.